चलिए देखें, अभी तक हम लोग टेंस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? टेंस। हम लोग देख रहे हैं टेंस 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। सबसे पहले हम लोग देखे इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखेंगे हम लोग इन 4 टेंस की ही बात कर रहे थे, जिनमें से हम लोग अभी तक इंडिफिनिट टेंस को सीख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग बातचीत अगर करें या भाषा की बात करें तो हम लोगों के पास 3 समय है जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं। वो कौन कौन सा समय है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 समय है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं। या तो हम अपने प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होते हैं, या तो हम अपने पास्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं, या तो हम अपने फ्यूचर टाइम की बात कर रहे होते हैं। तो देखेंगे कोई भी चीज़ बोलने के लिए या लिखने के लिए हम लोग टेंस का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? टेंस का सहारा लेते हैं। तो हमारे पास 4 टेंस हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तीनों समय में इन चारों टेंस को बोला जाता है। इसीलिए हम लोग टेंस के अंदर 12 स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। कितने स्ट्रक्चर? 12 स्ट्रक्चर। 3 समय है हमारे पास और 4 टेंस है, तो 12 स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देते हैं। इनमें से हम लोग देखेंगे इंडिफिनिट टेंस को हम लोग तीनों समय में पढ़ चुके, है ना। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखे थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो रहा था वो हो रहा था सब्जेक्ट वर्ब वन। वर्ब वन चूँकि वर्ब का प्लूरल रूप होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब के सिंगुलर रूप को भी लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म। ये 5th फॉर्म क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ईएस लगाते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, उसी को वर्ब का 5th फॉर्म कहते हैं। आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी रह सकता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर बनता है ना। और ये एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी एक सकारात्मक वाक्य बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलना है तब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू और डज का सहारा लेते हैं। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू और डज का सहारा लेते हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाहर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट मेन वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसीलिए हम लोग वो डू और डज का अलग से सहारा लेते हैं। तो डू और डज अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो अब देखेंगे वर्ब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब वहाँ पर वर्ब का 5th फॉर्म नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तब भी अब हम लोग वर्ब का 5th फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा उस अनुसार वो सिंगुलर प्लूरल वर्ब इस ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेगा। अब फिर डू और डज के बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। पास्ट में हम लोग देखें, पास्ट इंडिफिनिट की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर हम लोगों का बनता है सब्जेक्ट और वर्ब का 2nd फॉर्म हम लोग देखते हैं, है ना। आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो वर्ब का 2nd फॉर्म इसलिए चूंकि वर्ब का 2nd फॉर्म ही पास्ट वर्ब होता है, तो पास्ट टाइम में हम लोग इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब टू दिखाई देता है। इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड लिखते हैं। और अब डिड का भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद अगर वर्ब को यूज़ करना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आता है। अब देखेंगे यहाँ पॉजिटिव में हम लोग वर्ब के 2nd फॉर्म की बात कर रहे थे, लेकिन जब डिड ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर लेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, 2nd फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है, जिससे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वर्ब होता है, वर्ब का 2nd फॉर्म पास्ट वर्ब होता है। फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता, इसीलिए फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम लोग क्या मॉडल ऑक्सिलरी सेल और विल का सहारा लेते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आ सकता है। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो इंडिफिनिट में हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक्शन बेस्ड टेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसी में हम लोग एग्जिस्टेंस बेस्ड वाले टेंस की बात किए। चलिए देखेंगे भाषा के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हम लोग बातचीत जो करते हैं या तो हम लोग किसी के एक्शन की बात करते हैं या तो हम लोग किसी के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं।
तो एक्शन यानी किसी के काम की बात करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं इंडिफिनिट टेंस में। वहीं एग्जिस्टेंस की बात करने के लिए हम लोग अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एग्जिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें इंडिफिनिट टेंस में ही, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो हम लोग एक बार देख ले। तो देखेंगे अगर एग्जिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, किसी के एग्जिस्टेंस की बात करनी हो, तो इंडिफिनिट टेंस के अंदर हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस को बतलाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से हम लोग बात करते हैं। तो इज एम आर प्लस जैसे भी वर्ब वन नहीं, अब हम लोग देखेंगे यहाँ चूंकि वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग काम की बात करने के लिए करते हैं ना, एग्जिस्टेंस में अब यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यानी जिस भी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं वही दिखाई देगा, यानी कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। यानी हम लोग किसी के बारे में बस कुछ कह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो क्या है कैसा है उसकी बात कर रहे हैं ना, वो क्या करता है क्या कर रहा है वो नहीं। तो काम की बात न करके यहाँ किसी के अस्तित्व की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये बनता है। पास्ट में बस कुछ नहीं होता है, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट चाहिए। इज एम आर के जगह ही बस क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। इज एम आर का ही पास्ट टू वाज वर होता है, बाकी जो है वही रह जाएगा। फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग जानते हैं सेल और विल का मदद लिया जाता है, तो सेल विल देखेंगे। और चूंकि हम लोग एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस यानी किसी के होने की बात करते हैं, होने के लिए बी क्रिया यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ बी क्रिया दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये भी बी क्रिया का ही है, पास्ट रूप है, ये प्रेजेंट रूप है, ये पास्ट रूप है। तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सेल विल यूज़ कर ही लिए हैं, और चूंकि यहाँ होने की बात कर रहे हैं, किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और बी क्रिया को हम लोगों को यूज़ करना है, तो इज एम आर तो आ नहीं सकता है चूंकि ये प्रेजेंट वर्ब है, वाज वर आ नहीं सकता, ये पास्ट वर्ब है, तो यहाँ बी खुद ही आ जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल के साथ बी, और आगे जो भी उसके बारे में कहना चाह रहे सब्जेक्ट के बारे में वो हम लोग लिख देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनता है एग्जिस्टेंस का। उसी तरह पोजीशन वाली स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े इंडिफिनिट में, है ना। इसके इंडिफिनिट में हम लोग 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े। एक एक्शन यानी काम को दर्शाने वाले, दूसरा एग्जिस्टेंस यानी किसी के अस्तित्व को दर्शाने वाले, और तीसरा पोजीशन यानी अधिकार या संबंध को दर्शाने वाले। हम लोग अपने अधिकार या संबंध की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हैज़ हैव। हैज़ हैव की मदद से हम लोग पोजीशन दर्शाते हैं। तो हैज़ हैव आगे जो भी जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना हो वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यही बनता है। पास्ट में देखेंगे हैज़ हैव का पास्ट रूप हैड होता है, और आगे जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना है उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में देखेंगे सेल विल के मदद से फ्यूचर बनाया जाता है, तो सेल विल ही लिखेंगे, और हैव के मदद से हम लोग क्या देखते हैं, पोजीशन दर्शाना है, तो यहाँ हैव खुद आ जाता है, आगे जिस चीज़ पर पोजीशन दर्शाना है उसको लिख देंगे। तो पोजीशन में आपका ये सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू और डज का सहारा लेते हैं। डू और डज के मदद से क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, समझ पा रहे हैं। और यहाँ देखेंगे, यहाँ हैज़ जो है ये सिंगुलर वर्ब के रूप में काम करता है, हैव इसका प्लूरल रूप है। सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर प्लूरल होता है, हैज़ हैव हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना, सिंगुलर प्लूरल के रूप में। लेकिन जब डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो अब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हम लोग पढ़े हुए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी हैव ही होता है, तो हैव सिर्फ अब आएगा, हैज़ नहीं आएगा, है ना। अब डू डज के बाद हैज़ का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब नेक्स्ट देखेंगे, हैड की बात करें तो यहाँ पर सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का यूज़ करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, हैड नहीं यूज़ करेंगे। हैड यहाँ पर अब नहीं आएगा, है ना, तो हैव का प्रयोग करेंगे। और सेल विल यहाँ तो नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए, चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब इसके पास है तो नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा, इसी को बाहर करेंगे इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो पोजीशन के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग देखेंगे इंडिफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हम लोग कर चुके थे। इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है, तो किसी भी जनरल एक्टिविटी को बतलाने के लिए हम लोग इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जनरल एक्टिविटी कहने का मतलब है कि आप आए दिन जो काम करते हैं उसको दर्शाने के लिए इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, गाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, नाचता हूँ, दौड़ता हूँ, है ना, ये एक जनरल काम है जो आप आए दिन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो काम को दर्शाने के लिए
काम वाला स्ट्रक्चर, एक्शन वाला स्ट्रक्चर। अस्तित्व की बात करना है तो अस्तित्व वाला स्ट्रक्चर, एग्जिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर। अगर पोजीशन यानी अधिकार और संबंध की बात करना है तो पोजीशन वाला स्ट्रक्चर बस यूज़ करेंगे, है ना। तो ये इंडिफिनिट टेंस में हम लोग टोटल 9 क्या देखे, स्ट्रक्चर देखे, है ना। यानी 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। उसका चूंकि हम लोग प्रेजेंट रूप, पास्ट रूप, फ्यूचर रूप देखते हैं तो कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। कितने, 9 हो जाते हैं। ऐसे 3 स्ट्रक्चर हैं, एक एक्शन वाला, एक एग्जिस्टेंस और एक पोजीशन, है ना। तो ये इंडिफिनिट टेंस हम लोग देखे। नेक्स्ट जो दूसरे तरह का टेंस हमारे पास है वो क्या है, कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन देखेंगे तीनों समय में हम लोगों को कंटिन्यूअस की बात करनी है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस टेंस को रख कर देखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। तो देखेंगे प्रेजेंट टाइम में अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस को ही देखेंगे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को ही इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट टेंस। तो ये 3 नामों से ये जाना जाता है, या तो आप कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं, या प्रोग्रेसिव टेंस ही है। लेकिन अगर जिस टाइम में बोलना है, मान लीजिए प्रेजेंट में बोलना है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट बोलना है पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर में बोलना है फ्यूचर प्रोग्रेसिव, है ना। ये हो गया। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। ये तो समय है, हम लोग कोई भी टेंस को किस समय में बोलते हैं या क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। टेंस हमारे पास क्या है, यही है, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट बोलिए, एक ही टेंस है। और प्रेजेंट टाइम में बस हम लोग उसको देख रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई काम यदि कंटिन्यू है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, है ना। तो प्रेजेंट में मतलब कंटिन्यू है, पास्ट होगा मतलब कंटिन्यू था, है ना। पास्ट में उस तरह का काम चल रहा था और फ्यूचर में उस तरह का काम चलता रहेगा, है ना। इस तरह की बात दिखाई देगी। तो कंटिन्यूअस यानी कोई काम कंटिन्यू है, इस तरह की बात हम लोगों को समझ में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, सकारात्मक। तो स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सब्जेक्ट, है ना। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए बी क्रिया और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। बी क्रिया चाहिए और वर्ब का चौथा रूप। तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या देखे, पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, बी वर्ब चाहिए। तो बी, चूंकि हम लोग किस टाइम में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, और बी का प्रेजेंट रूप क्या होता है, इज एम आर। तो यहाँ इज एम आर आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे वर्ब का कौन सा रूप हम लोगों को चाहिए होगा, चौथा रूप चाहिए होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है। और इस तरह के टेंस, अगर इस तरह का सेंटेंस लिखा गया है इस तरह के स्ट्रक्चर में, इसका मतलब है कि कोई काम भी चल रहा है, कोई काम अभी चल रहा है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखेंगे अगर ये सेंटेंस लिखा गया है आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज एम आर दिख रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब है कि कोई काम अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। आई एम टीचिंग यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम चल रहा है। क्या, तो इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग, तुम सीख रहे हो इंग्लिश, है ना, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। यानी सीखने का काम क्या हो रहा है, अभी चल रहा है ना, सीखने का काम जारी है। तो कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम अभी चल रहा है। और सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। अब देखेंगे ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बना भी सकते हैं। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तो ऑक्सिलरी वर्ब है आपका,
इंडेफिनिट टेंस में चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता था तो अलग से डू और डज यूज करते थे, प्रेजेंट में पास्ट में डिड यूज करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम लोगों को नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, वो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर करते हैं, तो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे, है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए फिर से अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब बाहर है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, या साथ में एक साथ रखना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करके रख देंगे, है ना, एक ही साथ जोड़ के रख देंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है किसका, कंटिन्यूअस टेंस का। अब चूंकि देखेंगे कोई भी काम कंटिन्यू है तो हम लोग किस तरह से बोलते हैं, मैं यह काम कर रहा हूँ, है ना, रहा हूँ रही हूँ दिखता है, इसीलिए हिंदी मीनिंग आपको दिखाई देता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का हिंदी मीनिंग आपको क्या दिखाई देता है ना, रहा है, रही है, रहे हैं करके। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी कंटिन्यू एक्शन को बोलने के लिए इस तरह का ही तो भाषा का प्रयोग करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, तो इस तरह का हिंदी मीनिंग दिखाई देगा आपको। तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस टेंस में। आगे के स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोग बनाना सीख गए हैं, है ना, तो इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, अब हम लोग समय बस बदल देते हैं। यदि पास्ट में कोई काम जारी था या चल रहा था उसकी बात करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो टाइम यहाँ बदल देते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस की हम लोग बात करते हैं, है ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जैसे देखेंगे सिंपल सी बात है, यदि प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं तो मैं यह काम कर रहा हूँ, है, हूँ, हो पर बात करते हैं। उसी तरह पास्ट में क्या होता है, मैं एक काम कर रहा था, एक बोलने का तरीका होता है ना। तो उसी तरह इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग वर्ब के फॉर्म को बदल देते हैं तो वो प्रेजेंट और पास्ट को दिखाता है। तो देखेंगे चूंकि हम लोग बी क्रिया और वर्ब के फोर्थ फॉर्म की मदद से कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, तो बी का प्रेजेंट रूप होता है इज एम आर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट की, तो बी का पास्ट रूप बस यूज कर लेंगे, है ना। तो क्या होगा, बी का पास्ट रूप होता है वाज वर, क्या हो जाएगा, वाज वर, तो ये पास्ट बना देगा, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जैसे कि कुछ देर बाद जब हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे उस समय मैं क्या कहूँगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, है ना, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। ऐसा अगर कोई बोल रहा है आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब है पास्ट में कोई काम जारी था, पास्ट में कोई काम चल रहा था। यू वर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे थे, है ना। तो इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं, मीन्स आप वाज वर वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखते हैं, इसका मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट में कोई काम चल रहा है। हिंदी मीनिंग किस तरह से दिखाई देगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का हम लोग देखेंगे। तो हिंदी मीनिंग तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कंटिन्यूअस टेंस में बात करना है। इंग्लिश में हम लोग सीख रहे थे कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे, है ना। तो फिर से सिंपल देखेंगे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है नेगेटिव कैसे बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है ना। नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर करेंगे वो इंट्रोगेटिव बना देगा, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, इसको नोट करेंगे फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग फ्यूचर टाइम में यदि कंटिन्यूअस टेंस की बात करनी हो तो हम लोग टाइम बदल देते हैं। प्रेजेंट टाइम में बात किए, पास्ट टाइम में बात किए, अब हम लोग फ्यूचर टाइम में अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करनी हो, यानी फ्यूचर टाइम में यदि कोई काम चलता रहेगा तो उसको किस तरह से बोलेंगे, है ना। इंग्लिश में उसको लिखने बोलने का क्या तरीका रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग ये देख रहे थे कि बी क्रिया के मदद से और वर्ब का फोर्थ फॉर्म की मदद से कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग बी का प्रेजेंट रूप लिखे, है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना। पास्ट में हम लोग बी का पास्ट रूप लिखे तो पास्ट कंटिन्यूअस बना। लेकिन देखेंगे कि वर्ब का फ्यूचर रूप कुछ होता ही नहीं है, तो जब फ्यूचर रूप नहीं होता है तो फ्यूचर कैसे बनाएंगे, तो फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी सेल और विल का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेल और विल लिखेंगे। और अब देखिए बी क्रिया के मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बनाने की बात करते हैं ना। तो इज एम आर तो आएगा नहीं चूंकि वो प्रेजेंट रूप है, वाज वर आएगा नहीं चूंकि वो पास्ट रूप है, तो यहाँ बी खुद ही आ जाता है, क्या, बी का
ये रूप खुद ही आ जाता है, जो मूल रूप है वो खुद ही यहाँ पर आता है। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग, ये क्या बना देता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बना देता है। अब इस स्ट्रक्चर पर कोई बात लिखा हो, इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बोले आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा, यानी फ्यूचर में इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे, इसकी बात करें। फ्यूचर में कोई काम करते रहेंगे, इसकी बात कर रहे हैं ना। जैसे कि हम लोग लिखे यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब है फ्यूचर में आप अंग्रेजी सीखते रहेंगे। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश मतलब आप अंग्रेजी सीखते रहेंगे, फ्यूचर में इस तरह की काम करते रहेंगे। तो हिंदी मीनिंग आपको किस तरह से दिखाई देगा, तो हिंदी मीनिंग दिखाई देगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि आप हिंदी में इस तरह से ही तो बोलते हुए दिखाई देंगे, है ना। किस तरह से कि मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा, मैं इंग्लिश सीखता रहूँगा, तो ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, इस तरह का इंग्लिश दिखाई देता है। अब देखेंगे अफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर बना शैल विल के साथ बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब नेगेटिव बनाना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो नेगेटिव बनाना है तो हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का नोट लगाते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे दो ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक शैल या विल में से कोई एक और दूसरा बी। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे तो जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब होता है वही सेंटेंस को क्या करता है, नेगेटिव बनाता है, और वही बाहर होकर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने का काम करता है। तो नॉट लगाने की बात अगर करेंगे तो शैल या विल के बाद नॉट लगेगा और उसी को बाहर करेंगे तो वो इंटरोगेटिव बनेगा सेंटेंस को, है ना। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस के अंदर तीनों स्ट्रक्चर हम लोग देखें, ये कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट होता है। इसको नोट करेंगे, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। चलिए, तो कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम लोग बात किए, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो टेंस है वो क्या है, परफेक्ट टेंस। क्या है, परफेक्ट टेंस। लेकिन देखेंगे हम लोग तीनों समय में इसकी बात करते हैं, तो चलिए पहले प्रेजेंट टाइम में इसको रख कर देखते हैं। किसमें, प्रेजेंट टाइम में। तो हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब देखिए परफेक्ट टेंस बनाने के लिए याद रखेंगे हम लोगों को हैव वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। क्या, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट अब हम लोगों को क्या चाहिए, हैव फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैव। लेकिन देखेंगे हैव जो है वो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है। और सब्जेक्ट तो सिंगुलर भी हो सकता है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका सिंगुलर रूप हम लोगों को लिखने की आवश्यकता होगा, इसीलिए हम लोग देखेंगे हैज़ की भी आवश्यकता होती है। हैज़ क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म कैसा होता है हम लोगों का, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज़, और वर्ब का कौन सा रूप आएगा यहाँ, तीसरा रूप आएगा। आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। और देखेंगे परफेक्ट टेंस जो है ये कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है, कोई काम पूरा हो गया है उसकी बात करता है। ठीक है, कोई काम पूरा हो गया है उसकी बात करता है। तो देखेंगे परफेक्ट टेंस जो है वो किसी पूरे हो चुके काम की बात करता है। कंप्लीटेड एक्शन को बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा गया है आई हैव eaten food। इसका क्या मतलब हो गया, I have eaten food, इसका मतलब है मैंने खा लिया है। इट का ही तीसरा रूप eaten आप देख रहे हैं, मैंने खा लिया है, भोजन, मैंने भोजन खा लिया है, या मैंने भोजन कर लिया है। आप हिंदी मीनिंग किसी भी तरह से ले सकते हैं, यानी हाँ बोलिए। हाँ, वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप आपको जानना होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप मूल रूप होता है, और उसका दूसरा रूप और तीसरा रूप याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप देख रहे हैं, इसका मतलब परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है। इसका मतलब है यहाँ बोला जा रहा है कि कोई
ऐसा काम कर लिया है, कोई ऐसा काम कर लिया है मतलब किस तरह की बात कर रहा है, किस तरह के काम की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है ना। तो मैंने खाना खा लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, किसी भी तरह से हिंदी मीनिंग ले सकते हैं। जैसे लिखा गया है यू हैव डन योर वर्क। इसका क्या मतलब हो गया, यू हैव डन योर वर्क, आपने डन मतलब करना, आपने कर लिया है, योर वर्क मतलब अपना काम, आपने अपना काम कर लिया है, यानी कोई काम है जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। जैसे लिखा गया है ही हैज़ learned English, he has learned English। he learn का ही तीसरा रूप है learned, learn मतलब सीखना, उसने सीख लिया है, उसने सीख लिया है इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीख लिया है। अब देखेंगे हिंदी मीनिंग हम लोग किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसे कंप्लीटेड एक्शन मतलब मैंने भोजन कर लिया है या मैं भोजन कर चुका हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना काम कर लिया है या आप अपना काम कर चुके हैं, है ना। ही हैज़ लर्नड इंग्लिश, देखेंगे हिंदी में बोलने का अलग अलग तरीका होता है। उसने कैसे होगा, यू है, देखेंगे ही का मतलब वह या उसने, कोई थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन को वह भी बोल सकते हैं या उसने भी बोल सकते हैं। हिंदी मीनिंग, हिंदी में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं बोलने के, तो वही तो बता रहे हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कोई भी कंप्लीटेड एक्शन को। इंग्लिश में तो बोलने का एक ही तरीका है, हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन हिंदी में कैसे बोल सकते हैं कि आपने अपना काम कर लिया है या आप अपना काम कर चुके हैं, दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं, यानी कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाने की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, उसने अपना काम कर लिया तो ही हैज़ डन हिज वर्क होगा, है ना। चूंकि ही है तो अब योर नहीं बोलेंगे, ही के अनुसार ही पजेसिव आपको देना पड़ेगा, पजेसिव वर्ड, है ना। ठीक है, तो यू का योर होता है, ही का हिज होता है, ये हम लोग देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग ही के रूप में हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग हम लोग किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसे आ है, ई है, ए है, इस तरह का हिंदी मीनिंग ले सकते हैं। या चुका है, चुकी है के साथ भी बोल सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये हिंदी लिखने की बात नहीं, ये तो हम लोग हिंदी में कोई भी कंप्लीटेड एक्शन को किस तरह से बोलते हैं वो तो पता चलता ही है ना। हम लोग इसको देख रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है या इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी बात बता रहा है ना, कोई काम कंप्लीट। अब देखेंगे ये एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव, इसी को बाहर करेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है ना, इसको नोट करेंगे। चलिए, तो देखेंगे ये हम लोग परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। अब हम लोग टाइम बदल देते हैं, यदि बात करें पास्ट टाइम की, है ना, यानी पास्ट में कोई काम कंप्लीट कर चुका था उसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, पास्ट टाइम में यदि परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, पास्ट टाइम में यदि परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब हम लोग जानते हैं हैव के मदद से क्या बनता है, और वर्ब के तीसरे फॉर्म के मदद से परफेक्ट टेंस बनता है। तो हैव तो प्रेजेंट रूप है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट रूप है, हम लोगों को क्या चाहिए, पास्ट रूप चाहिए। तो हैव का ही पास्ट रूप होता है हैड, क्या होता है, हैड। तो यहाँ पर अब वर्ब का दूसरा रूप यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट बनाना है तो हैड हो जाएगा, और साथ में वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट बन गया। ठीक है, तो
हैज़ हैव हम लोग प्रेजेंट वर्ब था तो हैज़ हैव यूज़ कर रहे थे, पास्ट वर्ब चाहिए यहाँ तो हैड यूज़ कर लिए, और वर्ब का तीसरा रूप ये हमारा क्या बना दिया, पास्ट परफेक्ट। आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ लिखे आई हैड ईटन फूड, इसका क्या मतलब हो गया, मतलब पास्ट में कोई काम वैसा कर लिया था, उसकी बात हम लोग कर रहे कि मैंने खाना खा लिया था, है ना, मैं खाना खा चुका था, आपने अपना काम कर लिया था, है ना, यू हैड डन योर वर्क, उसने अंग्रेजी सीख ली थी तो ही हैड लर्नड इंग्लिश, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला बात है, वो क्या, देखेंगे हम लोग यदि प्रेजेंट में कोई भी जनरल एक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, और पास्ट की अगर बात करनी हो, किसी भी पास्ट एक्शन की बात करने के लिए, पास्ट में कोई भी काम हुआ है उसको बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पास्ट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पास्ट टेंस की, यानी पास्ट एक्शन को बतलाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी देखेंगे ये भी तो पास्ट में ही कोई काम हुआ है ना, हालांकि देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट भी अगर हम लोग बात देखें, प्रेजेंट परफेक्ट का भी सेंटेंस को देखेंगे तो वो भी पास्ट का ही एक्शन होता है। क्या होता है, पास्ट का ही एक्शन होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, पास्ट की ही तो बात कर रहे हैं, खा लिया मतलब वो काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मतलब पास्ट की ही तो बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब देखेंगे अंतर है, क्या अंतर है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है यानी कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं, हालांकि वो काम हो चुका है यानी पास्ट की बात है, लेकिन देखेंगे चूंकि उसका प्रेजेंट में इफेक्ट रहता है, उसका प्रभाव रहता है, इसीलिए उसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। कंप्लीटेड एक्शन तो है परफेक्ट टेंस यानी कंप्लीटेड एक्शन, और प्रेजेंट टाइम में बोल रहे, इसका मतलब प्रेजेंट में उसका प्रभाव है। जैसे बोला गया मैंने खाना खा लिया है, तो ये आप कब बोलेंगे, जब आप खाना खा लिए हो और आपका पेट भरा हुआ है तब बोलेंगे। आप खाना खा लिए, अब आप फिर से भूख लग गया, तब बोलेंगे क्या कि आप मैंने खाना खा लिया है, हैं? नहीं, आपसे कोई पूछेगा कि आपने खाना खा लिया और आपको भूख लगा, बोलेगा मैंने खाना खा लिया, नहीं। अब खाना खा लिए हैं आप, अब आपको खाने की इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, तभी तो आप कहिएगा नहीं 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 मैंने खाना खा लिया है। इसका मतलब प्रेजेंट में आपका इफेक्ट है, जो काम कर लिए है उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग उसको देखते हैं, यानी प्रेजेंट में रखकर बात करते हैं। काम तो पास्ट में, काम तो हो चुका है, पास्ट की बात है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में उसके इफेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट उसको कहते हैं। कंप्लीटेड एक्शन ही है, कंप्लीटेड एक्शन मतलब कोई काम पूरा हो चुका, पूरा हो चुका मतलब पास्ट ही तो वो है ना। तो देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी उसका प्रेजेंट में प्रभाव रहता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसका मतलब है कि पास्ट में ही कोई काम हो चुका होगा, है ना, पास्ट में ही कोई काम कंप्लीट हो चुका उसकी, तो पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हो गया है या पास्ट में कोई भी काम हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं दिल्ली गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक है, यानी कोई भी पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पास्ट परफेक्ट फिर से एक पास्ट टाइम की बात करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, यानी पास्ट की ही बात करने के लिए दो तरह का टेंस आ गया, एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट परफेक्ट। तो अंतर होगा तभी तो टेंस बना है, तो क्या अंतर है उसको समझेंगे। जैसे देखेंगे आपको एक स्ट्रक्चर लिखा गया ना पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3, और इस पर एक सेंटेंस भी लिख दिया गया है ना। लेकिन याद रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इस तरह के कभी भी सिंगल सेंटेंस को लिखने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा, है ना। देखेंगे जैसे कि हम लोग लिखे आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था, है ना, या मैं खाना खा चुका था, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस लिखना ये क्या है, ये पूरी तरह से सेंटेंस क्या है, गलत है, सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पास्ट की बात कर रहे हो, पास्ट के किसी भी एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए। किसके लिए, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन के लिए, पास्ट एक्शन। अब ये पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन क्या है उसको समझेंगे। देखिए पास्ट एक्शन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, किसका प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए, पास्ट में किसी भी एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन कहने का मतलब है कि पास्ट में ही और एक पास्ट में एक्शन हो चुका है, पास्ट एक्शन में ही, यानी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि पास्ट एक्शन हुआ है और उससे पहले और एक पास्ट के एक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन हो गया। फिर से समझेंगे, पास्ट में कोई काम हुआ है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ है और उस पास्ट एक्शन से पहले और कोई एक्शन हुआ था, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, है ना। वो क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन है, यानी पास्ट में ही और एक घटना पास्ट की बोलने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। पास्ट में ही और एक घटना पास्ट की बतलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी आप किताब में पढ़े होंगे ट्रांसलेशन बनाते समय, तो एक सिंगल सेंटेंस कभी नहीं दिखाई दिया होगा कि मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था, इस तरह का कभी नहीं दिखाई दिया होगा। आपको दिखाई दिया होगा कि पुलिस आने से पहले चोर भाग चुकी थी, है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, इस तरह का सेंटेंस देखे होंगे, है ना, इस तरह का। तो अब देखिए इस तरह का सेंटेंस क्यों देखे थे हम लोग, उसको समझेंगे। तो अभी तो देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ टेंस को देख रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 और एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिए। हालांकि इस तरह का लिखना गलत होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको इस तरह से लिख के बताया गया है। लेकिन ये देखेंगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे, वहाँ इसके यूजेस को जब पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जानकारी देते थे ये पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन होता क्या है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे एक सेंटेंस लिखा गया है, द पेशेंट had died before the doctor came। एक सेंटेंस लिखा गया है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, है ना, द पेशेंट हैड डाइड, यानी मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर आने से पहले। अब देखेंगे यहाँ दो एक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक एक्शन ये है और एक एक्शन ये है। अब बताएंगे दोनों पास्ट का एक्शन है कि नहीं, ये भी पास्ट एक्शन है, ये भी पास्ट एक्शन है, यानी बीती हुई बात हम लोग दोनों कर रहे हैं, दोनों पास्ट एक्शन है। लेकिन अब देखेंगे दोनों पास्ट एक्शन में सबसे पहला एक्शन कौन सा, कौन सा पास्ट का एक्शन है, यानी ये मरीज मर चुका था, तो ये पहले हुआ है पास्ट एक्शन, और ये पास्ट में ही ये दूसरा एक्शन है डॉक्टर आने से पहले, यानी मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, यानी ये पास्ट का एक्शन है। लेकिन उससे पहले भी पास्ट में एक एक्शन घट चुका था, है ना, डॉक्टर आया, ये पास्ट की बात है, लेकिन उस पास्ट से पहले और एक पास्ट का एक्शन हो चुका था ना, क्या एक्शन हो चुका था कि मरीज मर चुका था। तो देखिए पास्ट के एक्शन को दर्शाने के क्या बोला गया था, किसी भी पास्ट के एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर कैम, है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब टू दिखाई दे रहा है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया कि डॉक्टर आया, उससे पहले क्या हो चुका था, मरीज मर चुका था। तो पास्ट के एक्शन को बतलाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। लेकिन पास्ट से ही पहले और एक कोई पास्ट की बात बतलानी हो तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज होता है। देखिए सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 यूज कर रहे हैं, है ना। तो पास्ट ऑफ द पास्ट को दर्शाने के लिए ये पास्ट एक्शन है, और ये क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन है। ये क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज किए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, ये पास्ट एक्शन था, तो यहाँ क्या यूज किए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। समझ पा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, CAME, द डॉक्टर केम, CAME, ठीक है। तो ये पास्ट एक्शन था, तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट।
यानी पास्ट एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट में ही और कोई पास्ट की बात कर रहे हैं, उससे पहले के पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन हो गया, और उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। हालांकि हम लोग अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी इतना सा ही ध्यान रखेंगे, क्या कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हैव प्लस वर्ब 3 से बनता है। तो प्रेजेंट में हम लोग हैव हैज वर्ब 3 देखते हैं, इसी का पास्ट रूप हैड होता है, तो पास्ट क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब 3, है ना। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट की बात हम लोग करेंगे, इसको एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, तो देखेंगे परफेक्ट टेंस को ही अब हम लोग फ्यूचर टाइम में देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर लिए होंगे, उसकी हम लोग बात यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो देखेंगे हम लोग ये देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रेजेंट रूप यानी हैव ही यूज़ कर रहे थे और उसका सिंगुलर रूप, और हम लोग प्रेजेंट स्ट्रक्चर बनाए। इसी का पास्ट रूप हम लोग हैड लिख रहे थे। लेकिन फ्यूचर में फिर से देखेंगे फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है, तो हम लोग फ्यूचर बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं यानी शैल और विल। अब हम लोगों को क्या बनाना है, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव प्लस वर्ब 3 चाहिए। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव ही होता है, तो यहाँ पर हैव खुद आ जाएगा, क्या हैव यहाँ पर खुद दिखाई देगा। और वर्ब का तीसरा रूप हम लोग देखेंगे आगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है किसका, परफेक्ट और फ्यूचर टाइम का। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल विल के साथ हैव प्लस वर्ब 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मीन्स फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर चुकेंगे उसकी बात हम लोग करते हुए यहाँ नजर आते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे लिखा गया है आई सेल हैव ईटन फूड। अगर हम लोग लिखेंगे इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि मैं भोजन कर चुकूंगा, यानी फ्यूचर में कोई काम आप कंप्लीट कर चुकेंगे इसकी बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में ऐसा काम कर लेंगे, है ना, फ्यूचर में ऐसा काम कर लेंगे, मैं भोजन कर चुकूंगा। यू विल हैव डन योर वर्क, इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपना काम कर लेंगे। मैं भोजन कर लूंगा, ये सही। हाँ, मैं भोजन कर लूंगा, कर चुकूंगा, कर लूंगा, कुछ भी मतलब फ्यूचर में कोई काम कर लेंगे, है ना, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे यू विल हैव डन योर वर्क, है ना, आप अपना काम कर लेंगे या कर चुकेंगे, इस तरह की बात कर लेंगे। अब देखेंगे ही हैड लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग फ्यूचर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख चुकेगा या सीख लेगा, है ना। तो चलिए देखेंगे फ्यूचर का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। अगर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर चुकेंगे उसकी बात करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर फिर से देखेंगे शैल विल के साथ हैव दिखाई दे रहा है, यानी दो ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है, उसके बाद मेन वर्ब। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग जानते हैं जब एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो पहले वाले के साथ नॉट लगाते हैं, नेगेटिव बनता है। पहले वाले ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग सब्जेक्ट के बाहर करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं। तो ये हम लोग क्या देखे, ये हम लोग परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके, है ना। आज हम लोग कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस दोनों तरह के टेंस को कंप्लीट किए। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे या पूछेंगे, और चीज़ों को एक बार ज़रूर से रिवीजन करके आएंगे। कल हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे आगे, है ना, और उसके बाद आगे हम लोग ग्रामर के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ तक की बात आज हम लोग रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे, यहाँ से आगे चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।